नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। साथियों, आप लोगों को भारत की गुलामी की बातें, क्योंकि भारत जब आजाद हुआ तो मॉडर्न इतिहास में पढ़ने को मिलती हैं, आपको जानकारों से मिलती हैं, क्योंकि आप में से बहुत ही कम ऐसे लिसनर होंगे जो आजादी के समय, जो आज मेरी ऑडियंस है वो आजादी के समय प्रेजेंट रही होंगी या फिर वो उम्र में बहुत कम रही होंगी। ऐसे में आज जिस चीज की चर्चा दोबारा हो रही है वो ये कि क्या ये दुनिया वास्तविकता में उसी दौर में वापस जाना चाहती है। कौन से दौर में? जब भारत पर एक ईस्ट इंडिया जैसी कंपनी आई थी शासन करने, उसने ट्रेड के नाम पर एंट्री ली थी, लेकिन अपने व्यापारिक हितों को साधते हुए वो युद्धों में कूदी। युद्ध में कूद करके फिर उसने राजाओं को अपने बस में लेना शुरू किया और धीरे धीरे राज करने निकली। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर राज करके लगभग 45 ट्रिलियन डॉलर भारत से चुरा लिए। मतलब कि आज अमेरिका की कुल जीडीपी 30 ट्रिलियन डॉलर की है। भारत की कुल जीडीपी अभी 3.45 ट्रिलियन डॉलर की है। 4 ट्रिलियन डॉलर की लमसम की ट्रिलियन डॉलर की चलती है। ऐसे में हमसे लगभग 10 टाइम्स ज्यादा वैल्यू ब्रिटिशर्स हमारे यहां से चुरा कर ले गए थे, या फिर कहिए कि उन्होंने दम के दम पर ले गए थे, सेना के दम पर ले गए थे, राजनीतिक तरीके से कच्चे माल उठा उठा कर ले गए, हमसे खूब सारा पैसा ड्रेन करके अपने 200 साल के इतिहास में लेकर चले गए। आज चर्चा दोबारा से क्यों हो रही है उस कंपनी की, इसके पीछे का कारण है। आप में से बहुत सारे लोग हाल ही के दिनों में ट्रंप के कारनामों को अब तक डिकोड करने का प्रयास कर रहे होंगे। मैंने आपको बहुत सारी जानकारियों में, बहुत बार अपने सेशंस में, कई टीवी इंटरव्यूज में अक्सर इस बात को उठाया है कि ट्रंप जो बात कर रहे हैं वो फिर से पुराने उपनिवेशवाद की चर्चा कर रहे हैं। ये वापस से चर्चा में है उस दौर के कि जब पहले का समय था, तब कैसे दुनिया के देशों को अपने कंट्रोल में रखा जाता था। हाल ही में जब इन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा लिया, तो उस समय इन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि किसी राष्ट्र का स्वतंत्र और संप्रभु होना मायने नहीं रखता, मायने रखता है पावरफुल होना। आपके पास पावर है, किसी को भी उठाओ। दुनिया का कोई देश छू तक नहीं किया, ना रशिया बोला, ना चाइना बोला, ना भारत बोला, ना यूरोप बोला, कोई प्रतिक्रिया नहीं। आज मादुरो कहां है किसी को नहीं पता। ये चाहेंगे तो बता देंगे, नहीं तो नहीं। उस समय चर्चा छिड़ने लगी थी कि ट्रंप के हौसले अब बढ़ चुके हैं। सीधी इन्होंने चुनौती दी ग्रीनलैंड के लिए यूरोप को कि भैया हमें यूरोप में से ग्रीनलैंड चाहिए, हमें दे दो। उनने मना किया, बवाल हुआ। फिर इन दोनों के बीच की राइवलरी थोड़ी उजागर हुई। लेकिन एक बात जो समझ में आ गई थी वो ये कि ये लगातार ग्रीनलैंड हो, कनाडा हो, पनामा कैनाल हो, और तो और पूरे की पूरे दक्षिण वाला जो अमेरिकन पेनिनसुला है, जिसमें नॉर्थ अमेरिका, सदर्न अमेरिका सब शामिल है, इन्हें पूरी तरह से इन्होंने कह दिया था कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारा है, और जब ये हमारा है तो इसमें हम पूरी तरह से राजा हैं। लोगों को उस समय इनके बयानों में थोड़ी बचकानी पंती लगी कि यार क्या बातें हैं यार, वेस्टर्न हेमिस्फीयर हमारा, ये क्या बयान होता है। लेकिन धीरे धीरे चीजें डिकोड होती गई। हाल ही में म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के अंदर इनके विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने यह बयान दे दिया। क्या कह दिया? म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इनके बयानों में इन्होंने खुलेआम कहते हुए यह कह दिया कि अमेरिका उस पुराने वेस्ट को वापस चाहता है जिसकी तूती बोलती थी। आसान भाषा में इसका मीनिंग यही है। पुराना वेस्ट वो वही वाला वेस्ट जब यूरोप का पूरी दुनिया पर शासन होता था। आप कहेंगे यूरोप का शासन होता था, इससे अमेरिका को क्या फायदा? आप शायद ये बात मिस कर जाएं, लेकिन अमेरिका असल में यूरोप का बच्चा ही है। बाय द वे, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये मार्को रूबियो ने खुद कहा है कि अमेरिका तो यूरोप का बच्चा है। और ये मैं आपको बता भी दूं कि यूरोप से ही निकल करके यूरोपियन खोजकर्ता, व्यापारी, माइग्रेंट्स जाकर के अमेरिकी पेनिनसुला पर बसे थे, और वहां जाकर यूरोप से निकले हुए इन यूरोपियंस ने अमेरिका बनाया था। लेके कोलंबस से, उसके बाद ब्रिटिशर्स की 13 कॉलोनी, कनाडा वाला एरिया, फ्रांस का, इस तरह से स्पेन का फ्लोरिडा, इस तरह से क्षेत्रों को मिलकर के आज का यूएसए बना है। मतलब कुल मिलाकर यह समझिए कि यूरोप से गोरी चमड़ी वाले अंग्रेज निकले, और जो नेटिव अमेरिकन थे उन्हें रेड इंडियंस कह करके वहां से हटाया और अपनी देश की अपनी सारी व्यवस्थाएं वहां पर विकसित कर ली। तो अमेरिका सही मायने में माइग्रेट हुए यूरोपियंस का ही है। आज ये अपने बयानों में ये कहते हैं, आज से मतलब हाल ही में जो इनके बयान 2 दिन पहले वायरल हुए, उनमें ये कहते हुए दिखते हैं कि हमें वो दौर चाहिए। अर्थात सीधा सा बात है कि अमेरिका यूरोप को उसी तरह देखना चाहता है, लेकिन यूरोप अगर नहीं कर पाता तो यह काम अमेरिका करेगा, क्योंकि हम भी तो यूरोप ही हैं। ऐसा कहते हुए लोगों के दिमाग में फिर से इन्होंने एक सवाल बो दिया, और वो ये कि क्या अब ओपनली, जो अब तक हम कहते आ रहे थे नव उपनिवेशवाद है, नव उपनिवेशवाद है,
क्या अमेरिका उसे एक्सेप्ट करने को तैयार हो गया है कि हाँ हम कॉलोनी बनाएंगे, हाँ हम दुनिया के देशों पर राज करेंगे, और यही हमारी थॉट प्रोसेस है और यही ट्रंप की थॉट प्रोसेस है। तो इसका मतलब कुल मिलाकर के दुनिया के नक्शे में फिर से चीजें बदलेंगी। बाय द वे, नक्शे की अगर बात हो तो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में जल्दी ही मैप की किताबें उपलब्ध होंगी। इंग्लिश में तो उपलब्ध होंगी ही, हिंदी में अगर आप चाहते हैं तो अपनी पाठशाला के मैप्स की प्रॉपर एक बुक हमने बनाकर अभी लॉन्च की है। अभी यूट्यूब स्टोर पर भी उपलब्ध है, आप वहां से भी ऑर्डर कर सकते हैं और साथ में हमारे एप्लीकेशन से भी। बाकी हमारी और भी किताबें हैं जिन्हें आप घर बैठे मंगा सकते हैं। साथियों, अमेरिकी विदेश मंत्री ने हाल ही में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अपना भाषण दिया। जैसे ही भाषण दिया, दुनिया का ध्यान एकदम कि यार ये क्या बोल गया। उन्होंने फिर से कहा कि यूरोप वेस्ट, यूरोपियों ने कहा कि वेस्ट से फिर से मुकाबला करने और ग्लोबल साउथ की इकोनॉमी में मार्केट शेयर जीतने के लिए हमें काम करना है। अब ये ग्लोबल साउथ वर्सेस वेस्ट, वेस्ट और ईस्ट सुना है, वेस्ट को साउथ से कैसे कंपेयर किया जा रहा है वो आज के सेशन में हम बताएंगे। इन्होंने जब बयान दिया तो इन्होंने कहा कि नई वेस्टर्न नीति बनाने की हमें जरूरत है। अमेरिका में हमें पश्चिम की मैनेज्ड गिरावट के विनम्र और व्यवस्थित रखवाले बनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। हम सख्त बॉर्डर इंडस्ट्री को फिर से शुरू करने और राष्ट्रीय संप्रभुता को फिर से लागू करने की मांग करते हैं। सीधे तरीका से अमेरिका इस बात को बयानों के माध्यम से कहता गया कि यह बयान मतलब इस तरह से कोशिश की जा रही है समझने की कि अमेरिका वेस्ट को लेकर के, पश्चिमी देशों को लेकर के उकसावे का काम कर रहा है कि सुनो तुम भी पुराने वाले बन जाओ, हम तो ऑलरेडी उस रास्ते पर निकल पड़े हैं। हालांकि यह हृदय परिवर्तन सबको बेहतर तरीके से समझ में आता है। अमेरिका को हाल ही में जैसे ही यूरोप से झटका मिला, यूरोप उनके साथ नहीं आया, चाहे बोर्ड ऑफ पीस का मामला हो या फिर ग्रीनलैंड का मामला हो। अमेरिका का जैसे ही यूरोप ने साथ छोड़ा, अचानक इनके सुर में थोड़ी नरमी आई, लेकिन इस नरमी में ये अपने इंटेंशंस को बताने में पीछे नहीं हटे। क्या वाकया है, क्या इसका महत्व है और क्या सही मायने में बोला गया है, वो उन सब बातों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। ये क्या है? असल में म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस जर्मनी के शहर म्यूनिख में आयोजित होने वाली एक सिक्योरिटी पर बातचीत है, जिसमें लगभग 50 से अधिक देशों के विदेश मंत्री, वित्त मंत्री या तमाम प्रकार के डिग्निटरीज प्रेजेंट होते हैं हर साल और यहां आकर तमाम लेवल पर बातचीत करते हैं। 1963 में जब वर्ल्ड वॉर के बाद में कोल्ड वॉर चल रहा था, उस समय के बाद में यहां पर देशों का इकट्ठा होना और बातचीत करना शुरू हुआ था। इसे ट्रांस अटलांटिक फैमिली मीटिंग के रूप में भी माना जाता है कि उधर से अमेरिका और इधर से यूरोप के देश आपस में आएंगे और बतियाएंगे कि बताओ भाई दुनिया के देश की चिंताओं को कैसे किया जाए या फिर दुनिया में क्या चैलेंजेस हैं उन पर क्या चर्चा की जाए। उस तरह से ये आयोजित होती है। इस बार ये 13 से 15 फरवरी 2026 को आयोजित हुई। आप कहेंगे हम तो पहली बार सुन रहे हैं, पहले कब हुई थी? अरे भाई साहब, पिछली बार भी हुई थी, तब भी मैंने सेशन किया था इस बात पर, जब जेडी वेंस जाकर के बयान दे आए थे, यूरोप को बहुत भला बुरा कहकर आ गए थे। कह के आ गए थे तुम लोगों को तो तुम्हारे देश की परवाह ही नहीं है, माइग्रेंट्स तुम्हारे देश में घुसते चले जा रहे हैं, यूरोप बर्बाद हो रहा है। तब तो ये उनको बहुत भला बुरा सुना कर आ गए थे। इस बार जब यहां पर जेडी वेंस की जगह मार्को रूबियो पहुंचते हैं, तब ये इनको साथ लेने की बात करते हैं और इन्हें उकसाते हैं कि सुनो भूलो मत आपका इतिहास क्या है। आप लोगों ने दुनिया के देशों को आजाद किया, डीकॉलोनाइज किया, लेकिन वास्तविकता में उन्हें डीकॉलोनाइज करने की जरूरत ही नहीं थी। आप कहते हैं कि हम डीकॉलोनाइज किए, वास्तविकता में यूरोप पीछे हटा था, इसे रिट्रीट करना कहते हैं। उस समय के बहुत से ऐसे आंदोलन और बहुत से ऐसे सोवियत एरा के प्रभाव थे जिसके चलते यूरोप को सिमटना पड़ा था। आप लोग ये मत भूलो कि आपके पास इतनी ताकत हुआ करती थी। इस तरह का भड़काऊ बयान ये भाई साहब यहां पर देकर आ गए। यहां पर म्यूनिख सिक्योरिटी रिपोर्ट भी आज जारी की जाएगी और यहां पर पूरी तरह से ट्रंप प्रशासन की नीतियों को लेकर के मुद्दों के ऊपर फिलहाल चर्चा 13 से 15 फरवरी के बीच में हो रही थी। 50 से अधिक हेड ऑफ स्टेट या गवर्नमेंट के लोग यहां पर प्रेजेंट हुए थे। ये इसकी तस्वीर जिसमें आप फ्रेडरिक मर्ज को देख सकते हैं जो जर्मनी के चांसलर हैं, और यहां पर आप देख सकते हैं मार्को रूबियो को। यहां पर भारत की तरफ से भी हमारे विदेश मंत्री और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी दोनों साझा होने गए थे। ये तस्वीरें हैं जिसके माध्यम से आप यहां पर इस तरह के मंच पर हमारे देश की तरफ से भी प्रतिनिधियों को देख सकते हैं। उनकी मुलाकात यूएस, ईयू, इटली, फ्रांस, इन सब के फॉरेन मिनिस्टर्स से हुई। उनकी तस्वीरें भी बाहर निकल कर आई। इन तस्वीरों को भी आप यहां पर देख करके दिमाग में एक सेट बिठा सकते हो कि ये कितना पावरफुल मीटिंग है। G7 के नेताओं के साथ में, यानी कि जो मंत्री थे, विदेश मंत्री स्तर के लोग थे, उनसे मुलाकातें, उनकी तस्वीरें, ये सब भी यहां पर निकल कर आई।
इन्हीं मुलाकातों में अमेरिका के प्रतिनिधि बनकर आए मार्को रूबियो का बयान, इट इज टाइम टू अनशैकल आवर इंजेन्युइटी एंड बिल्ड ए न्यू वेस्टर्न सेंचुरी. वी डू नॉट वांट allies shackled by guilt and shame. We want allies who are proud of their culture and heritage, are willing to help us defend it. मतलब भाई साहब, आसान भाषा में ये कि हम ऐसे सहयोगी नहीं चाहते जिन्हें शर्म हो अपने ऊपर. हमें शर्म नहीं, हमें गर्व है अपने इतिहास पर. भाई साहब, कौन सा इतिहास? हमें इतिहास पर गर्व है, हमारी संस्कृति पर गर्व है. और ये गर्व को बांधते बांधते ले गए कि हम अमेरिका वाले यूरोप के बच्चे ही तो हैं. अपने बयानों में कहते गए कि वी वांट allies who are proud of their culture, their heritage, who understand that we are heir of some great and noble civilization, and who together with us are willing and able to defend it. और हम उसको आज भी डिफेंड करने की स्थिति में हैं. इन्होंने कुल मिलाकर के यूरोप को साथ में लेते हुए कहा कि मत भूलो आपकी वैल्यू क्या थी. बातों में भाई साहब खुद को अमेरिका का बच्चा बताते हुए, अमेरिका यूरोप का अपने आप को बच्चा बताते हुए बातों को कहते चले गए. कहा कि हम यूरोप के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो हम अकेले भी वो सब कर जाएंगे. हम हमेशा एक ऐतिहासिक गठबंधन के सदस्य रहे हैं जिसने दुनिया को बचाया है और बदला है. हम चाहते हैं कि यूरोप फिर से मजबूत बने. यूरोप को बचना चाहिए. पिछले सदी के 2 बड़े विश्व युद्ध हमने बार बार याद दिलाए हैं और हमारी किस्मत हमेशा आपसे जुड़ी रही है. यूरोप का भविष्य हमारे लिए बड़ी बेमानी नहीं होगा. हम यूरोप को कमजोर नहीं देखना चाहते, क्योंकि इससे हम भी कमजोर होते हैं. हम ऐसे साथी चाहते हैं जो खुद अपनी रक्षा कर सकें, अपनी संस्कृति पर गर्व करें, अपनी सीमाओं पर नियंत्रण करें. इस तरह से भाई साहब इन्होंने कुल मिलाकर के इन्हें बढ़िया सारे बयान दे दिए. इन बयानों में इन्होंने कहा कि आज से 5 दशक पहले, मतलब ये 1945 के दौर की बात कर रहे हैं, 47 के दौर की बात कर रहे हैं, उस समय पर जब सेकंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, तब पश्चिमी देश लगातार बढ़ रहे थे. कैसे? अपनी मिशनरीज के माध्यम से. आपको याद होगा, वेस्ट अपने धर्म को प्रसारित करने के लिए मिशनरियों को भेजा करते थे ईसाई धर्म के प्रचार के लिए. मैं आपको पहले भी जब ट्रंप को डिकोड कर रहा था तब भी एक बात बोला था कि ट्रंप ईसाइयत को बढ़ावा देना चाहते हैं, गोरे रंग को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसीलिए वो फार राइट विंग व्यक्ति हैं और वो उस चीज को खुलकर प्रमोट करते हैं. तो ये बोलते हैं कि एक समय था जब हमारे पिलग्रिम्स हुआ करते थे, मिशनरी हुआ करती थी, हमारे सोल्जर्स हुआ करते थे जो दुनिया भर में अक्रॉस ओशियंस जाकर के नए कॉन्टिनेंट्स पर बसकर उन पर राज किया करते थे. लेकिन अब धीरे धीरे चीजें डिक्लाइन होती चली गई और इसके पीछे का कारण था गॉडलेस कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन, यानी कि वो साम्यवादी आंदोलन जो कि किसी भी व्यक्ति को ना तो ईश्वर मान रहे हैं, बस वो दुनिया के देशों को एंटी कॉलोनियल अपराइजिंग से हटाए जा रहे हैं. आप लोग उनके प्रभाव में आए और दुनिया के देशों को खाली छोड़ते चले आए. बोले ये असल में वेस्ट का रिट्रीट था, ये पीछे हटना था. ये अमेरिका को भी बुरा लगता है कि आप लोग पीछे हटकर आए. कुल मिलाकर के इनको याद दिलाया गया कि आप लोग जब उपनिवेश बनाकर रहते थे वो ज्यादा अच्छा समय था. आज आपके सामने वो लोग खड़े हैं और वो सप्लाई चेन में आपके साथ बार्गेनिंग कर रहे हैं. जब ये मैं और वो वाली बात कर रहे हैं तो इसका मतलब समझिए कि अमेरिका साफ कह रहा है कि आप उनसे आगे बढ़िए. किन से आगे बढ़िए? हमसे आगे बढ़िए. हम कौन हैं? हम हैं ग्लोबल साउथ, वैश्विक दक्षिण बिंदु. ये ग्लोबल साउथ क्या है मेरे प्यारे साथियों? दुनिया में अमेरिका जैसे विकसित राष्ट्र जो पश्चिम में बसे हुए हैं, या यूरोप जैसे देश जो हैं, जो यूरोप के जो देश पश्चिम में बसे हुए हैं हेमिस्फीयर के, वो दक्षिणी हेमिस्फीयर में बसे हुए देशों को जो कि तुलनात्मक रूप से गरीब हैं, उन्हें ग्लोबल साउथ पुकारते हैं और उन्हें विकासशील मानते हैं, अल्प विकसित मानते हैं और ये मानते हैं कि इन पर हमें राज करना है. इनके अंदर जो ये उन वाली भावना है, उसके अंदर ये भाव छिपा है कि हम इन पर राज करेंगे. उनके हाथ में कंट्रोल ना हो सप्लाई चेन का. कौन सी सप्लाई चेन? हाल ही के समय पर जब आपने मिनरल्स के बारे में सुना, हाल ही के समय पर जब आपने तमाम प्रकार के उन एलिमेंट्स के बारे में सुना जो रेयर अर्थ मैग्नेट बना रहे थे, चाइना से बिलोंग कर रहे थे, ब्रिक्स कंट्रीज के अंदर अगर हम बात करें तो वेस्ट उनसे चिढ़ता है. वेस्ट को लगता है कि ये ब्रिक्स कंट्रीज आज हमें चुनौती दे रही हैं. इन देशों के द्वारा बने हुए संगठन हमको लगातार चुनौती देते हुए एकजुट करके चैलेंज कर रहे हैं और अपनी फैसिलिटीज विकसित कर रहे हैं. तो इस तरह से न्यूज निकल कर आई कि यूरोबियो जो अपने स्पीच दे रहे हैं वो असल में यूरोप के साथ में जो उनकी दूरियां बढ़ गई थी उनको कम करने के लिए और अपनी असल मंशा उजागर करने के लिए कर रहे हैं. ये हेडलाइंस बनती हैं, इस पर प्रतिक्रियाएं दुनिया भर की आना शुरू होती हैं. यूरोप के लोग समझदार थे, वो कह रहे थे कि बेटा सुनो,
हम तुम्हारी तरह नहीं बन सकते। यूरोप मानव अधिकार की पालना करता है, यूरोप दुनिया के रूल रेगुलेशन मानता है। दुनिया में अगर तुम्हारी वजह से कहीं अमानवीय घटनाएं हो रही हैं तो लोगों को अपने यहां शरण देता है। अमेरिका कहता है कि यह सब गलत है, लोगों को अपने देश में नहीं आने देना चाहिए, अपनी सुरक्षा सर्वोपरि है। ये नियम वगैरह बाद की बातें हैं, बाद में लागू होती हैं। तो आज अमेरिका यूरोप को उसकी हरकतों की वजह से चैलेंज कर रहा है और कह रहा है कि उठो, अदरवाइज हम तो आगे बढ़ रहे हैं। तो सवाल यह है, तो क्या अमेरिका खुलेआम कह रहा है कि मैं तो नई ईस्ट इंडिया कंपनी बनाऊंगा, मतलब कि मैं तो इस तरह से आगे बढ़ूंगा कि पहले व्यापार के लिए दुनिया के देशों में एंट्री करूंगा, फिर वहां की सत्ता में इंटरफेरेंस करूंगा और फिर उन पर राज कर लूंगा? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ट्रंप अपने डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट से तो ये बोलते हुए दिखाई दिए ही हैं कि ये हमारा हेमिस्फीयर है, ये पूरा पूरा गोलार्ध हमारा है, धरती का आधा हिस्सा हमारा है, जो आज मार्को रूबियो के बयान से सुर्खियों में आया है। इसका मतलब कुल मिलाकर इन्हें असल दिक्कत ग्लोबल साउथ से है, जिसको इन्होंने उपनिवेश की तरह से देखा है। साथियों, एक समय था जब ब्रिटेन के पास 130 देशों में राज था, फ्रांस के पास 90, पुर्तगाल के पास 52, स्पेन के पास 44, स्पेन के पास नीदरलैंड 29, जर्मनी 20, इटली 7, बेल्जियम 3। यानी कि ये सभी वो देश थे जिनके पास न जाने कितने देशों पर कब्जा था। सब यूरोपियन देश थे, लगभग दुनिया के हर देश को किसी ना किसी ने अपने जद में फंसाया हुआ था। लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर फिनिश हुआ, धीरे धीरे इन सब पर से एंटी कॉलोनियल अपराइजिंग निकलना शुरू हुआ, लोग उपनिवेश के खिलाफ खड़े होना शुरू हुए, भारत जैसे देश लगातार गिनती से आजाद होते चले गए। हम लोग अक्सर एक बात जब चर्चा में लेते हैं तब ये बात बोलते हैं कि 1947 में भारत आजाद हुआ था, लेकिन 45 से 50 के दौर में दुनिया के लगभग सभी देश आजाद हो गए थे। कारण सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया को यह समझ में आने लगा था कि अब इनके पास ताकत नहीं बची है, हम अपने हकों की बात करेंगे तो ये लोग पीछे हट जाएंगे, और हुआ भी, इन लोगों को पीछे हटना पड़ा। लेकिन ध्यान रखें, इन्हीं लोगों से निकल करके अमेरिका बना था। तो आज अमेरिका में जो ब्रीड रह रही है वो यूरोपियंस की ही ब्रीड है, और आज उन्हीं की तरफ से तरफदारी करते हुए अमेरिका का यह बयान समझाता है कि इनके दिमाग में आज भी अपना पुराना दौर है और वो उसी दौर को फिर से जीना चाहते हैं। बड़ा सवाल है, यूरोप अब अल्टीमेटली आज अमेरिका की सुन क्यों रहा है? वैसे मैंने इस पर एक डिटेल सेशन अंकित इंस्पायर इंडिया पर किया है कि यूरोप बर्बाद कैसे हुआ, लेकिन फिर भी कुछ बड़े 5 पॉइंट से मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले, यूरोप जहां कुछ समय पहले तक, मतलब आज से 25-30 साल पहले तक ग्लोबल जीडीपी में 25% कंट्रीब्यूट करता था, आज ग्लोबल जीडीपी में यूरोप का कंट्रीब्यूशन महज 14% है। मतलब धीरे धीरे यूरोप अनसिग्निफिकेंट होता चला जा रहा है, इनसिग्निफिकेंट होता चला जा रहा है, उसका महत्व कम हो रहा है। जहां तक बात हो इनोवेशन की, यूरोप के अंदर अब यूनिकॉर्न संख्या, यानी कि जो स्टार्टअप $1 बिलियन से ऊपर के हैं, उनकी संख्या लगातार गिरती चली जा रही है। मतलब इनके यहां की बड़ी सारी कंपनियां खुद अमेरिका जाके सेटल हो रही हैं, क्योंकि यूरोप के अंदर लोग काम करने के लिए ढंग से मिल ही नहीं रहे। डेमोग्राफी की जहां तक बात हो तो यहां बुढ़ापा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। मतलब यह समझिए कि हर 3 में से एक आदमी 2050 तक 65 साल से ऊपर का होगा। यहां की फर्टिलिटी रेट 1.2 आ गई है, यानी कि 2 लोग मिलकर के 1.2 व्यक्ति पैदा कर रहे हैं, जबकि टीएफआर कहता है कि 2.1 व्यक्ति अगर 2 लोगों से जन्म लेते हैं तब जाकर जो आज पॉपुलेशन है वो बरकरार रहती है। यूरोप की पॉपुलेशन लगातार गिर रही है और जो बच गए हैं वो बूढ़े होते जा रहे हैं। तो यूरोप पूरी तरह से बुढ़ाता चला जा रहा है। जहां तक बात हो जियोपॉलिटिकल पैरालिसिस की, तो अब इनके पास में खुद का डिपेंडेंसी खत्म होकर के अमेरिका पर शिफ्ट हो गई है। ये अमीर थे वाली चीज में चले गए कि कभी तो हम नवाब थे, और ये अचानक अब उस तरह से अपने आपस में भी इनके यहां पर माइग्रेंट्स की संख्या इतनी बढ़ गई है कि विदेशों से आकर बसे हुए लोग यूरोप की नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं, ईयू की नीतियों को प्रभावित कर रहे हैं। इसी वजह से मैंने आज से 3 महीने पहले यूरोप क्यों खराब हो रहा है, यूरोप कहां खो गया है, इस पर एक प्रॉपर सेशन किया था। आप समय निकालकर अंकित इंस्पायर इंडिया पर उसे देख भी सकते हैं। तो कुल मिलाकर इनका जो बयान है कि हमें अब वेस्टर्न सेंचुरी बनानी, ये अमेरिका को ग्रेट बनाने के लिए बोल सकते थे, लेकिन क्योंकि वेस्ट के साथ इन्होंने हाल ही में तनातनी करी है, इसलिए ये उसको साथ में रखते हुए पुराने दिनों की याद दिलाते हुए कह रहे हैं कि ये जो ग्लोबल साउथ कंट्री हैं, जो कि ब्रांड्स लाइन से दक्षिण में पड़ती हैं, गरीब देश जिनमें शामिल हैं, इनके ऊपर हमें राज करना है। ये कुछ उस तरह से अपने आप को लेकर के आगे चल रहे हैं, सप्लाई चेन को नियंत्रण में रखना चाहते हैं, चाइना की डिपेंडेंसी, चाइना पर इनकी निर्भरता ना हो, जापान, साउथ कोरिया, इंडिया, इन पर इनकी निर्भरता ना हो, इनकी चाहत असल में ये है। तो कुल मिलाकर ट्रंप का असली बयान मार्को रूबियो ने वेस्टर्न वर्ल्ड में जाकर जब दिया तो दुनिया को भी एक समझ बनी
और उस समझ को आज आप और हमने डिस्कस कर लिया है। उम्मीद है कि आप लोग इस बात को समझ पाए। अब सवाल है कि साहब यूरोप इस बात को कैसे ले रहा है। तो देखिए, यूरोप चूंकि अमेरिका से बहुत दूर जा चुका है, उसके मन में अमेरिका को लेकर खिन्नता आ चुकी है, तो वो इस बात को बहुत सीरियसली ले नहीं रहा है। सीरियसली नहीं ले रहा है इससे मतलब क्या है, यूरोप के जो भी नेता हैं, जैसे जर्मन चांसलर जो हैं, मर्ज जो हैं, वो इस बात को लेकर के बहुत ही मुखर है कि सुनिए, अब अमेरिका वो वाला नहीं रहा, हमें खुद की सुरक्षा खुद करनी होगी। दुनिया के नेता, चाहे फिर इमानुएल मैक्रोन हो, चाहे ब्रिटेन हो, ये इस बात को समझ रहे हैं कि नाटो केवल अमेरिका ये ना समझे कि यूरोप की सुरक्षा कर रहा है, वो अमेरिका के हितों की भी ख्याल रखता है। इसलिए अब यूरोप को अपनी सुरक्षा पर ज्यादा जोर देना होगा। इनके बीच का जो प्यार था ना, उसे ट्रंप ने नुकसान पहुंचा दिया है। अभी उस नुकसान की ही बातें ज्यादा हैं। खैर, इस बयान से हम और आपको एक क्लैरिटी मिल गई कि अमेरिका सोच कैसे रहा है। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारे कोर्सेज अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं। हमारी किताबें घर बैठे मंगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।